हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियसली हमने जब हमारा एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम के अंदर इवेपोरेशन और साथ साथ में इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ फीड वाटर चेकआउट किया था, पढ़ा था, तब हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में एडवांसेस इन बॉयलर टेक्नोलॉजीज का टॉपिक जो है वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एडवांसेस इन बॉयलर टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर हम लोग एफबीसी और पीएफबीसी बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, वो आज यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो चलिए, एफबीसी और पीएफबीसी बॉयलर। एफबीसी का मतलब क्या होता है? तो एफबीसी का फुल फॉर्म है आपका फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन। ओके, तो एफबीसी और पीएफबीसी बॉयलर पे जाने से पहले अब एक चीज जान लेना जरूरी है कि एफबीसी सिस्टम होती क्या है, फ्लूइडाइज सिस्टम होती क्या है ना, और उसकी जरूरत क्यों पड़ गई। तो देखो, ऐसा है कि अब ऑयल और गैस जो है उसके प्राइस जो है वर्ल्ड वाइड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। तो पावर इंजीनियर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि ऑयल और गैस का कंबंशन हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो अब हमें उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसके आंसर में उसकी जो उन लोगों ने खोज करी, तो उनको पता चली कि एक जब भी हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं और पूरे कोल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग उसकी राख का इस्तेमाल करते हैं, चूरे का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ज्यादा एफिशिएंसी किसमें मिलती है? जब हम लोग उसका चूरे का, उसके पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तब क्या किया पावर इंजीनियर्स ने बनाया कंबंशन सिस्टम। क्या बनाया? कंबंशन सिस्टम। अभी देखो, कंबंशन सिस्टम में क्या होता है कि कंबंशन करने के लिए अब कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले तो जाना पड़ेगा। तो उसके लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किया एयर, हवा का इस्तेमाल किया। ओके, हवा का इस्तेमाल करके जो कोल है उसको चैम्बर तक तो लेकर गए, कंबंशन चैम्बर तक लेकर गए। अब कंबंशन चैम्बर में ले जाने के बाद उसको गर्म कैसे करना, ये उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करना, वो भी उसके लिए क्वेश्चन मार्क था। तो उन लोगों ने उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। तो अब एक बार एयर आपका हवा से, कारण क्या होता है, आपका कोल जो है वो आपका कंबंशन चैम्बर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उन्होंने एक चीज देखी, एक चीज नोटिस क्या करी कि जब भी आपकी एयर की वेलोसिटी जब आप बढ़ा रहे हैं, तो ये जो हमारा कोल का जो एक बेड बनता है ना, जो कि आ, वो बेड जो है, वो बेड एक पॉइंट पे आने के बाद पार्टिकल्स जो है वो ऑटोमेटिकली हवा में अपने आप ही घूमने लगते हैं। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि एक पानी जैसा, एक पानी की लहर वहां पे बन रही है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हवा में ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं, ओके, तो उसके कारण हमें ऐसा आभास होता है कि ये जो पार्टिकल्स है वो एक फ्लूइड की तरह वर्क कर रहे हैं, एक पानी की तरह वर्क कर रहे हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया फ्लूइडाइज्ड बेड। क्या दिया गया? फ्लूइडाइज्ड बेड। ये उसके पीछे की पूरी कहानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क ये है कि जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ गई। तो देखो, क्या होता था कि सुपर हाई टेम्परेचर पे क्या होता था, सुपर हीटर ट्यूब्स के अंदर स्लैग का फॉर्मेशन होता था, जो कि हमने पहले देख लिया है और प्रीवियसली उसे कवर भी कर लिया है ना। तो उसके कारण क्या होता था, ये सुपर हीटर ट्यूब के अंदर इवेपरेशन होता था, स्लैग का फॉर्मेशन होता था। तो उसके कारण आल्कली मेटल जो है उसका भी इवेपोरेट होता था और ऐश ज्यादा बनती थी। और ऐश का जो हमारा बाहर निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका था, आउटडेटेड हो चुका था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि हीट ट्रांसफर जो हमें प्रॉपर मैनर में चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहा था, है ना। और साथ साथ में क्या हो रहा था, एनओएक्स का प्रोडक्शन भी हमारा लार्ज अमाउंट के अंदर हो रहा था। तो एनओएक्स जो है वो एक पॉल्यूटेंट गैस है, ये सब आप सभी को पता है। और उसका लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होना, ये एक एनवायरनमेंट के लिए नुकसान है। ठीक है,
और साथ साथ में क्या होता था, NOx के साथ साथ में SO2 का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होता था। तो अब क्वेश्चन मार्क ये था इंजीनियर्स पे कि ये SO2 और NOx गैस जो है, जो कि जनरेट हो रही है, इसको रिमूव कैसे करना। तो उसके लिए सिस्टम बनाना, तो उसमें क्या हो रहा था कि कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाती थी, क्योंकि एक बार SO2 और NOx का जनरेशन हो गया तो उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल है ना। तो उसके लिए अलग से प्लांट की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा सिस्टम था वो हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो रहा था और साथ साथ में हमारा कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ रहा था। तो बस ये कैपिटल कॉस्ट ना बढ़े, इसके लिए FBC सिस्टम की जरूरत पड़ी और FBC सिस्टम हमने डेवलप किया। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी NOx या फिर SO2 गैस का फॉर्मेशन जो है वो ना के बराबर होता है लेकिन ना के बराबर होता है। इस और साथ साथ में क्या हुआ, FBC बॉयलर के कारण क्या हुआ कि स्लैग का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो भी कम हो गया। ठीक है, तो FBC सिस्टम के अंदर देखो, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को FBC सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई, साथ साथ में आप लोगों की किस तरीके से वर्क करता है, ये दोनों चीज मैंने आपको बताई। तो प्रिंसिपल देखें अगर, तो देखो यहाँ से फिगर से मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एयर देते हैं, यहाँ से उसे एयर दी जाती है, हवा दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट यहाँ पे होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट क्यों रखी जाती है, ताकि ये जो हवा हम लोग दे रहे हैं ये प्रॉपरली एक प्रॉपर मैनर में यहाँ पे जो हमारा कोल की बेड है, वो कोल की बेड हमको हर एक जगह पे, कोल के हर एक पार्टिकल्स पे हवा हमारी गिरे, इसलिए बीच में डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट को रखा जाता है। ओके, जहां से एयर पास हो, डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट से एयर पास हो रही है। ओके, लो वेलोसिटी से, कैसे, लो वेलोसिटी से। और ये जो कंबंशन चैम्बर है, अंदर वाला जो कंबंशन चैम्बर है, इसके अंदर का प्रेशर जो है हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। ओके, विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। अब यहाँ पे जो मैं एयर दे रहा हूँ, यहाँ से जो हवा मैं दे रहा हूँ, ये आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज करी जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर के अंदर, सेकंड फिगर के अंदर। यहाँ पे जो लॉग सी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एयर वेलोसिटी बता रहा है, एक्स एक्सिस। और ये जो डेल्टा पी है, लॉग डेल्टा पी, ये आपका प्रेशर ड्रॉप बता रहा है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो एयर आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज करी जा रही है पॉइंट ए तक। तो यहाँ पॉइंट ए तक जो है, ये जो ये बेड है ना, ये बेड किसका है, कोल का है। ये बेड जो है ये तो हमारा स्टेबल रहता है। अब जैसे ही पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपका एयर की वेलोसिटी बढ़ाई जाती है, तो ये जो बेड है वो धीमे धीमे अनस्टेबल होने लगता है। ओके, और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ये अपनी पोजीशन, है ना, ये अपनी पोजीशन बचाने के लिए क्या करते हैं, जो भी हवा हम लोग दे रहे हैं उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको उसका सामना करते हैं। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना। अब यहाँ से वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही जा रही है ना, लेकिन लेकिन जैसे ही बी से लेके सी के पॉइंट तक आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, साथ साथ में क्या हो रहा है, प्रेशर आपका रिड्यूस हो रहा है, लॉग प्रेशर आपका रिड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, कोल के पार्टिकल्स, वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं धीमे धीमे, है ना, और एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ओके, धीमे धीमे। ये बात होगी बी से लेके पॉइंट सी तक की। ठीक है, तो ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं और पॉइंट बी से ही हमारा जो पार्टिकल्स है ये हवा में उड़ना धीमे धीमे स्टार्ट हुआ, इसीलिए पॉइंट बी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ फ्लूइडाइजेशन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ फ्लूइडाइजेशन। और इसके करस्पॉन्डिंग, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारी वेलोसिटी है, यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता है मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी पॉइंट। ओके, चल, तो सी पॉइंट के बाद, अब मैं सी पॉइंट पे आ जाता हूं, क्योंकि बी से सी में मैंने आपको बता दिया। अब सी पॉइंट के बाद आपकी जैसे ही प्रेशर, सॉरी, एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोल का बेड बना हुआ है, ये कोल के बेड में जो कोल के पार्टिकल्स है वो फ्रीली एयर में मूव करने लगते हैं, हवा में मूव करने लगते हैं। ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, डी पॉइंट के बाद, हमारा बेड जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड होता है।
एक्सपांड होता जा रहा है और टर्बुलेंट में, यानी कि जो हमारा लोग चक्रवात जिसे कहते हैं, टर्बुलेंस जिसे कहा जाता है, टर्बुलेंट में बदल जाता है ना। और साथ साथ में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स जो है वो तो मिक्सचर ऑफ बैड, मतलब ये गैस और साथ साथ में सॉलिड, इनका मिक्सचर तो होता ही है, तो इन दोनों का मिक्सचर फ्लूइड की तरह वर्क करने लगता है। ओके, और यहाँ पे जो बर्निंग हो रहा है फ्यूल का, इस फ्यूल के बर्निंग को हम लोग कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन, क्योंकि इसी पॉइंट पे, यहीं पे क्या हो रहा है, कंबंशन स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन क्यों कहा जाता है। नहीं समझ में आई तो वीडियो को जरा बैक करके जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट, इसकी बेसिक अरेंजमेंट भी देख ली जाए कि बेसिक अरेंजमेंट क्या है इसकी। एफबीसी सिस्टम की बेसिक अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, देखो तो फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के साथ, यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट दिख रही है, एक शेल बनाया गया है, जो कि यहाँ पे बॉटम में, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के अंदर होल्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट से क्या होता है कि आपकी हवा जो है वो अंदर आपकी आ रही है। ओके, नाउ जो हमारा कोल और जो फ्यूल है, या फिर डोलोमाइट जिसे कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फ्यूल एंड डोलोमाइट यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। फ्यूल के तौर पे हम लोग कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल और कोल, डोलोमाइट, यानी कि कोल और डोलोमाइट को यहाँ पे एंटर किया जाता है। कितनी साइज के कोल को, तो 6 mm से लेके 13 mm की साइज तक के जो डोलोमाइट है या फिर लाइमस्टोन है, और साथ साथ में कोल है, इसे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट पे डाल देना है, चला जाएगा। और यहाँ से जो हवा आ रही है, एयर जो सप्लाई हो रही है बॉटम से डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट पे, उसकी वेलोसिटी को हमें क्या करना है, मोर देन द मिनिमम वेलोसिटी रखना है। ठीक है, जो कि हमने पिछली बार पॉइंट बी में देखा था, यहाँ पे इतने पॉइंट पे हमें ले जाना है उसे, ताकि जो सॉलिड कोल है वो फ्रीली सस्पेंड यहाँ पे ऊपर हवा में कर सके। ओके, और यहाँ से जो हम लोग पानी दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पानी दे रहे हैं हम लोग, है ना। और ये जो आपको क्रॉस करके सर्कल दिखाई दे रहा है, ये है हीट एब्जॉर्बिंग ट्यूब्स, जो कि जिसके अंदर पानी दिया जा रहा है ना, ताकि ये जो हीट दी जा रही है फ्लू गैसेस के थ्रू, वो हीट ज्यादा उसके लिमिट में रहे और ज्यादा गर्म ना हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब कहाँ थे हम लोग, हाँ, सॉलिड जो कोल है वो आपका फ्रीली सस्पेंड तो कर रहा है हवा में और बर्न भी हो रहा है, और हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है क्योंकि कंबंशन हो रहा है। तो यहाँ पे इवेपोरेटर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे कोल के अंदर जो सल्फर कंटेंट है, जो कि SO2 में कन्वर्ट हो रहा है जब हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो मोस्टली डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन की यूज होता है, ताकि वो SO2 जो है वो डोलोमाइट और लाइमस्टोन क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए कोल और डोलोमाइट का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। ओके, चलिए, तो हमारा SO2 की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई वहां पे। ऑलमोस्ट गैस जो फ्लू गैसेस जो यहाँ पे बन रही है ना, वो SO2 फ्री हो रही है, ताकि एनवायरमेंट में कोई नुकसान ना हो सके। तो अब ये जो डोलोमाइट है ना, जो कि SO2 से हमारा मिक्स है, तो वो बनाता है ऐश। क्या बनाता है, ऐश। अब ये ऐश जो है हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं। ऐश कवर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से क्या की जाती है, ऐश को कलेक्ट किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रीम बची, हमारी स्टीम जो एक्स्ट्रा बची, उसको यहाँ से हम लोग रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अरेंजमेंट हो गई, और साथ साथ में क्या हो गया, उसका वर्किंग भी हो गया। सिंपल है वर्किंग, कुछ भी वर्किंग में इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, अभी वर्किंग देख ली, वर्किंग प्रिंसिपल भी हमने देख लिया, बेसिक अरेंजमेंट भी देख ली, तो अब एडवांटेजेस भी कुछ देख लेते हैं उसके। तो एडवांटेजेस क्या है, तो देखो, पहला एडवांटेज है कि कोल इज यूज टू 2% to 3% ऑफ द बेड वॉल्यूम।
और बाकी की जो स्पेस ऑक्यूपाइड होती है वो मटेरियल जैसे कि आपका ऐश हो गया, एल्यूमिना हो गया, सैंड हो गया, वगैरह वगैरह से क्या की जाती है, भरी जाती है। दूसरा, अच्छा पहला एडवांटेज क्या कहना चाहता है, देखो पहला एडवांटेज ये कहना चाहता है, सीधी सी बात है, कोल का इस्तेमाल यहाँ पे कम हो रहा है, 2 से 3% ही हो रहा है। ठीक है, जो हम लोग बड़े बड़े कोल का इस्तेमाल करते थे उसकी जगह अगर हम लोग उसकी ऐश का इस्तेमाल करें, उसकी राख का इस्तेमाल करें तो ज्यादा हमें फायदा होता है। ठीक है, दूसरा, लो टेम्परेचर ऑफ कंबंशन इन एफबीसी अलाउ एश टू रिमूव रिमेन सॉफ्ट एंड लेस एब्रेसिव। ठीक है, SO2 के साथ मिक्स जो हमारी डोलोमाइट आ रही है ना, वो ऐश जो आ रही है वो हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर जो होता है उसके कारण जो ऐश होती है वो सॉफ्ट रहती है और उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज, SO2 एमिशन का कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डोलोमाइट उसे एब्जॉर्ब कर देती है, सिंपल। चौथा, NOx का एमिशन जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हवा जो हम लोग डाल रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर जो है वो कम यूज इस्तेमाल हो रही है, और टेम्परेचर जो है वो लो एफबीसी के अंदर मेंटेन रखा जा रहा है। मतलब रेंज जो है वो 800 से लेके 1000 के बीच में रखी जा रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एफबीसी कंबंशन जो हो रहा है उसमें हमारा जो कोल है, भले अगर हम लोग पल्वेराइज कोल इस्तेमाल नहीं करते फिर भी क्या हो रहा है कि बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी हमें मिल रही है। ठीक है, पांचवा, इनिशियल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट आर लो। छठा, rate of heat transfer are much higher since the system behave like a violently burning liquid। ठीक है, सातवां, कंबंशन एफिशिएंसीज जो है वो हम लोग 99.5% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कंबंशन एफिशिएंसी। जो हम लोग बड़ा कोल का टुकड़ा इस्तेमाल करके नहीं एफिशिएंसी ले सकते थे, वो हमने उसका चूरा करके उसकी ऐश बना के हमने इस्तेमाल कर लिया और हमें एफिशिएंसी भी काफी अच्छी खासी मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट, कोल्स विथ हाई एश कंटेंट कैन बी यूज्ड। सिंपल है, कोल हाई एश कंटेंट, क्योंकि कोल भी जो है हम लोग ऐश के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग हाई एश कंटेंट भी उसके अंदर अगर होता है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, volatilization of alkali compound does not occur and therefore their deposit on boiler is maintained, sorry, minimized। Okay, और नेक्स्ट है, size of the plant and its cost is considerably reduced। ठीक है, एमबीसी सिस्टम का इस्तेमाल करने से हमारी जो प्लांट की साइज है और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है या फिर कैपिटल कॉस्ट जो है वो हमारी रिड्यूस होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना। अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, कोल फीडिंग एंड एश हैंडलिंग सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पे जो एश आ रही है आपकी बनके, है ना, वो एश को कलेक्ट करना, उसका आगे क्या इस्तेमाल करना है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, तो वो सिस्टम बनाना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। और साथ साथ में कोल को कंटिन्यूसली फीड करना, है ना, वो भी हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, लेकिन हाँ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर क्रस्ट कोल ऑफ प्रॉपर साइज। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 mm से लेके 13 mm के बीच में ही आपकी कोल की क्रस्ट कोल की साइज होनी चाहिए, तो उसको क्रश करना एक प्रॉपर साइज के अंदर, ये थोड़ा सा हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, इट नीड्स ऑक्सिलरी स्टार्टिंग सिस्टम लाइक एन ऑयल और गैस बर्नर, है ना। अब इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ऑक्सिलरी स्टार्टिंग सिस्टम चाहिए कि जो ऑयल और गैस को बर्न कर सके, मतलब कि वो बर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि क्या हो सके कि अंदर का जो कोल है वो हमारा कंबन उसको उसका कंबंशन प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट है, लार्ज वेरिएशन इन लोड कैन नॉट बी मेड विथ। ठीक है, और लास्ट है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल कार्बन कैरी ओवर विद द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस के साथ कार्बन भी हमारे क्या होते हैं, हवा में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कार्बन को कंट्रोल करना, कार्बन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। ओके, तो ये था हमारा एफबीसी सिस्टम। ठीक है, एफबीसी सिस्टम
जिसमें आप लोगों ने उसका वर्किंग देखा, प्रिंसिपल देखा, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे। एफबीसी सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग बॉयलर बनाते हैं, ठीक है। इसलिए उस बॉयलर को कहा जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर। तो अब बेसिक प्रिंसिपल जो है ऑपरेशन, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना, और बेसिक अरेंजमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया। तो उसके आधार पे मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी ऑफ एयर, है ना, जो कि हमने पॉइंट कहाँ देखी थी, बी पे देखी थी, प्रीवियसली हमने देखा था, है ना। तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको डिफाइन किया जाता है द वेलोसिटी ऑफ एयर needed at which the mixture of fuel and air start behaving like a fluid, and the burning of the fuel in such state was called fluidized bed combustion boilers। ठीक है, पॉइंट बी को कहा जाता है मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी पॉइंट ऑफ एयर। तो इस एयर को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। ओके, तो एफबीसी बॉयलर के दो क्लासिफिकेशन है। एक है सीएफबीसीबी, यानी कि सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर, और एक है पीएफबीसीबी, यानी कि प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सीएफबीसीबी भी देखेंगे और साथ में पीएफबीसीबी भी हम लोग चेकआउट जरूर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर। तो कंबंशन चैम्बर जो है इसकी, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड यानी कि सीएफबीसीबी की, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के लिए बोलूंगा। तो ये जो ऑपरेट होती है, ये ऑपरेट होती है अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर ही ये सीएफबीसीबी का जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, अकर होता है। इसीलिए सीएफबीसीबी को हम लोग एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर। ठीक है, देखिए फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन बॉयलर। ओके, ये जो बॉयलर है इसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसे पहला आता है अंडर फीड सीएफबीसीबी, और एक आता है ओवरफीड सीएफबीसीबी। ठीक है, अंडर फीड और ओवरफीड कैसे कहते हैं, तो क्या होता है कि फ्यूल और एयर का सप्लाई हम लोग कहां से कर रहे हैं, बॉटम से कर रहे हैं कि टॉप से कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अंडरफीड और ओवरफीड क्लासिफाई यहाँ पे होता है। अगर बॉटम से फ्यूल और एयर का सप्लाई किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अंडरफीड, और ओवर दी टॉप हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ओवरफीड बॉयलर्स। ठीक है, अंडरफीड एटमॉस्फेरिक जो एफबीसीबी है वो डिजाइन में तो कॉम्पैक्ट है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अंडरफीड है, ओवरफीड नहीं है, ये अंडरफीड है। ठीक है, ये डिजाइन में तो कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ओवरहेड की देखें तो ऑपरेशन भी सिंपल है, और साथ साथ में ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी सिंपल है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, उसकी जो हीट ट्रांसफर रेट है पर मीटर स्क्वायर वो कम है। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों के लिए यहाँ पे सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेड कंबंशन बॉयलर के लिए। अब इसका वर्किंग भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए वर्किंग में ऐसा है कि इसके अंदर यहाँ पे जो एयर फ्लो है, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे ये जो एयर फैन के थ्रू एयर फ्लो किया जा रहा है वो नीचे से किया जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये नीचे से। ओके, सिंपल। और यहां से कोल और लाइमस्टोन, जैसा कि मैंने आपको बेसिक अरेंजमेंट ऑफ एफबीसी में बताया था, कोल और साथ में क्या होता है, डोलोमाइट, है ना, डोलोमाइट यानी कि लाइमस्टोन वही। तो कोल और
लाइमस्टोन का जो मिक्सचर है ना, वो मिक्सचर को यहां से ग्रिड प्लेट के ऊपर रखा जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, और कोल और लाइमस्टोन की क्रश किया जाता है कितने साइज में, पहले बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे CFB-CB में उसे क्रश किया जाता है 6 mm से लेके 22 mm की साइज में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसे तो रखा जा रहा है और साथ साथ में एयर भी सर्कुलेट की जा रही है, किसके थ्रू, एयर प्लेनम चैम्बर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर कंबंशन चैम्बर, ये जो आपका कंबंशन जोन है, दिख रहा है आपको, ये कंबंशन जोन आपका लिखा है, फ्लूइडाइज्ड बेड जहां पे लिखा हुआ है वो कंबंशन जोन है आपका। तो जैसे जैसे आपका कंबंशन चैम्बर में आप लोगों का कोल और जो लाइमस्टोन को फीड किया जा रहा है और साथ साथ में हवा भी जा रही है और वहां पे कंबंशन स्टार्ट हो रहा है, तो कंबंशन स्टार्ट होते ही क्या होगा कि आपका जो कोल और एयर का मिक्सचर है वो आपका गोल गोल घूम के आपका क्या लगेगा, एक तरीके से चक्रवात बना देगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो कंबंशन, जो चैम्बर में टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होगा। कितना स्टार्टिंग में कितना जल्दी इंक्रीज होगा, 800 डिग्री से लेकर 900 डिग्री तक ऑलरेडी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो टेम्परेचर है, हीट जो है वो ट्रांसफर करी जाएगी कहां से, सबमर्ज ट्यूब टैंक, ये जो आपको दिख रही है ना, ये यहां से आप लोगों का क्या किया जा रहा है, हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, लाइमस्टोन क्या करेगा, लाइमस्टोन का काम यह इस्तेमाल क्यों होता है, SOx को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो भी आप लोगों का SOx आपका बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लाइमस्टोन इस्तेमाल करते हैं, आगे भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और सल्फर, इसके अंदर सल्फर भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सल्फर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है कि यहां से जो कंबंशन के बाद H2SO4 जो एसिड है वो बनेगा, वो ना बने, इसीलिए हम लोग ये इसके अंदर कोल और लाइमस्टोन के अंदर हम लोग थोड़ा सा अमाउंट में सल्फर भी मिलाते हैं। ओके, और जो लो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये तो लोअर टेम्परेचर है, 800 डिग्री से लेकर 900 डिग्री जो है वो लोअर टेम्परेचर का लाया जाता है ना, बॉयलर के अंदर के लिए। तो वो लोअर टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा कि NOx का फॉर्मेशन भी कम होगा, है ना। इसीलिए इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोल जो है आपका पल्वराइज्ड ही होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो यहां तक कंबंशन चैम्बर तक का काम हो गया, है ना। और कंबंशन चैम्बर और साथ साथ में जो यहाँ पे जनरेट हो रही है ऐश, है ना, वो ऐश को यहाँ पे साइक्लोन डस्ट कलेक्टर, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइक्लोन डस्ट कलेक्टर, इसका काम क्या है, साइक्लोन सेपरेटर, है ना, इसको कहा जाता है साइक्लोन सेपरेटर। तो इसका काम क्या है, जो ऐश है वो ऐश को कलेक्ट करना, ये इसका काम है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो फ्लू गैसेस है, ऐश के अंदर भी कुछ फ्लू गैसेस है, उसको क्या करना, रिमूव करना। ये दो काम हमारे साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के होते हैं। ओके, ठीक है, चल, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, फर्नेस, वाटर वॉल और स्टीम ड्रम का, यहाँ पे क्या होता है, बॉयलर की वाटर ट्यूब जो होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है, ये दिखाई दे रही है ऊपर, ये है ना। और यहाँ से क्या हो रहा है, स्टीम जो है वो रैपिड रेट पे जनरेट हो रही है। ओके, कि पूरा सा पूरा वर्किंग जो है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। सिंपल FBC का वर्किंग अगर आपको पता है तो CFB-CB का वर्किंग आपको इजीली याद आएगा। ओके, चलिए अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं, CFB-CB के एडवांटेजेस क्या है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। एक तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है कि पल्वेराइज कोल की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा NOx का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, है ना। तीसरा, डीसल्फराइजेशन ऑफ कोल take place in the bed due to addition of limestone. Therefore, the exhaust gases be cooled to the lower temperature because discharged through the chimney. Okay? चौथा है स्लैगिंग प्रॉब्लम जो हो रही थी हमारी सुपर हीटर के अंदर, वो रिड्यूस कर देता है। सिंपल। पांचवा,
लो ग्रेड का कोल भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा, हीट जो रिलीज हो रही है यहाँ पे, वो कन्वेंशनल बॉयलर जो हम लोग यूज करते थे उससे 10 से 15 गुना हो रही है। तो ये हमारा एडवांटेज है कि सीएफबी का इस्तेमाल करके हम लोग जो हमको हीट की जरूरत थी उससे 10 से 15 गुना हीट हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, सरफेस हीट ट्रांसफर का जो रेट था वो कन्वेंशनल बॉयलर के जो सरफेस हीट ट्रांसफर था उससे 2 से 3 गुना है सीएफबी का। और नेक्स्ट है, सीएफबी का इस्तेमाल करके हम लोग प्लांट की जो साइज है उसे कंसिडरेबली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड गैस कंबंशन बॉयलर, जिसको दूसरा नाम क्या है, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड गैस कंबंशन बॉयलर। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रेशराइज्ड फ्लूइड बेड कंबंशन बॉयलर। अभी जो पीएफबीसीबी है ये एक लेटेस्ट सिस्टम है जो कि पावर सिस्टम के अंदर जनरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, जहां पे एयर जो है, हवा जो है वो हम लोग सप्लाई करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम नहीं करता है, इसको हमें एयर को सप्लाई करना पड़ता है अंडर द प्रेशर एट दी 10 बार, है ना। और वो कैसे करते हैं हम लोग, एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करके। सिंपल है वो तो, है ना। और वो एयर कंप्रेसर कैसे ड्रिवन होता है, गैस टरबाइन। देखो ये आपका क्या है, प्रेशराइज्ड एफबीसी बॉयलर। ठीक है, चलिए, तो मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड लाइमस्टोन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कोल और लाइमस्टोन, इसका मिक्सचर जो है वो हम लोग सप्लाई करते हैं अंडर दी प्रेशर टू दी फ्लूइड, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से लेके इसे सप्लाई किया जाता है यहां तक। ओके, और क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा ऐश बनती है, क्योंकि आपको एफबीसी का वर्किंग तो पता ही है, बेसिक अरेंजमेंट तो पता ही है, वर्किंग भी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है ये आपको पता होगी, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है और उसके कारण जो भी आपका ऐश बन रहा है वो यहाँ से इस पाइप के थ्रू क्या होता है, जमा होता है ऐश कलेक्शन प्लांट के अंदर। ठीक है, और साथ साथ में जो फ्लू गैसेस हमारी जनरेट हो रही है यहाँ पे, ओके, इवेपोरेशन ट्यूब के अंदर, यहां से यहाँ पे, तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हमारी अनबर्न्ड कार्बन के साथ फ्लू गैसेस जनरेट हो रही है वो कंबंशन चैम्बर तो हमारी क्या कर रही है, लीव कर रही है। और साइक्लोन सेपरेटर, ये साइक्लोन सेपरेटर में क्या हो रहा है, उसका जाना हो रहा है। और साइक्लोन सेपरेटर से क्या हो रहा है, कार्बन जो है अनबर्न्ड कार्बन, यानी कि जो जला हुआ नहीं है, वो कार्बन साइक्लोन सेपरेटर से अलग हो जाता है। और ये जो अनबर्न्ड कार्बन है वो वापस से यहाँ पे कोल के अंदर और लाइमस्टोन के जो मिक्सचर है उसके अंदर भेज दिया जाता है। और बाकी के जो फ्लू गैसेज है वो आगे डस्ट कलेक्टर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फिर डस्ट कलेक्टर में क्या होता है कि जो क्लीन्ड फ्लू गैसेज है ना, वो और भी क्लीन होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल तो रह ही जाते हैं। तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो डस्ट कलेक्टर के अंदर कलेक्ट होके वो यहाँ पे ऐश में जमा हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो फ्री एयर है, मतलब कि एकदम प्योर एयर, प्योर क्लीन एयर जिसे हम लोग कह रहे हैं, क्लीन एयर यानी कि क्लीन फ्लू गैसेस, वो हमारी आगे, ठीक है, आगे हमारी गैस टरबाइन में, ये जो दिख रहा है ना आपको हॉट गैसेस, ये आपका गैस टरबाइन में अंदर यहाँ पे, ये टरबाइन है, टी लिखा हुआ है वो गैस टरबाइन है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग देते हैं और उसी गैस टरबाइन का इस्तेमाल करके एयर कंप्रेसर को हम लोग चलाते हैं। और बाकी की जो गैसेस है वो हमारी फ्लू गैसेस के इस पाइप से एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा प्रेशराइज्ड एफबीसी बॉयलर। प्रेशराइज्ड यहाँ पे वर्ड लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड एयर जो है वो हम लोग बॉयलर के अंदर
कंबंशन चैम्बर में हम लोग दे रहे हैं, इसलिए इसे प्रेशराइज्ड एफबीसी बॉयलर कहा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हमारा SOX और NOX का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना। क्यों, लाइमस्टोन हम लोग डाल रहे हैं तो SOX का रिमूवल हो रहा है, और साथ साथ में एश के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, सिंपल सा NO2 का क्या हो रहा है, SOX या फिर NO2 का हमारा रिमूवल हो रहा है, सिंपल। चल, तो एडवांटेजेस क्या है इसके, PFC भी इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि हाई रेट ऑफ कोल लोडिंग विथ हाई रेट ऑफ कंबंशन फ्यूल इज अचीव। सिंपल सी बात है, हम लोग कंप्रेस्ड एयर दे रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर के कारण क्या होता है, हीट जो है ऑलरेडी हवा में है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर है तो हमें ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, और कंबंशन भी जो है वो हाई रेट पे होता है ना। दूसरा एडवांटेज, लोड वेरिएशन ऑन प्लांट कैन बी मेट इजीली बाय वेरिंग कोल हैंडलिंग और कोल लोडिंग ऑन दी प्लांट। ठीक है, तीसरा, considerable reduction in volume of furnace and size of the plant is reduced drastically. Okay, next, high steam generation rates are achieved. पांचवा एडवांटेज है लो NOx emission। छठा एडवांटेज है रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ SO2। सातवां एडवांटेज है प्लांट कॉस्ट जो है वो भी हमारे रिड्यूस हो जाती है। और आठवां एडवांटेज है रिक्वायर्स रिड्यूस एयर वेलोसिटी कंपेयर टू CFB-CB। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कंबंशन रेट जो है यहाँ पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, प्लांट की लाइफ जो है वो कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि हम लोग कंबंशन रेट को सिंपल सी बात है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मे बी पॉसिबल प्लांट की जो लाइफ वो कम हो सकती है ना। तीसरा, इरोजन ऑफ वॉल्स ऑफ फर्नेसेस। ठीक है, और चौथा डिसएडवांटेज है ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि मैंने आपको के लिए कवर यहाँ पे कर दिए हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।